हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन के दीवाने हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं जॉर्ज आर मार्टिन की बुक ए स्वॉन्स वर्ड के चैप्टर 4 के बारे में। और इस वीडियो में अपने डंक के डरावने सपने और लेडी बेबर के अनकहे राज के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड सभी बुक को एक साथ एक जगह पर पढ़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर मैंने सभी बुक की पीडीएफ अपलोड कर दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दूर पहाड़ियों पर लाल रंग के पहाड़ चमक रहे थे और पैरों के नीचे सफेद रेत थी। डंक अपने फावड़े से तपती हुई सूखी जमीन खोद रहा था और रेत को अपने कंधों के पीछे फेंक रहा था। वह एक कब्र खोद रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो वह सारी उम्मीदों को दफना रहा है। और पास में खड़े 3 डॉर्निश नाइट दबी हुई आवाज में उसका मजाक उड़ा रहे थे। और वहीं थोड़ी दूर पर खड़े व्यापारी अपने घोड़े और रेत पर चलने वाली गाड़ियों के साथ डंक का इंतजार कर रहे थे। लेकिन डंक अपने पुराने दोस्त चेस्टनट को दफनाए बिना नहीं जा सकता था। वह उसे सांपों, बिच्छुओं और जंगली कुत्तों के खाने के लिए नहीं छोड़ सकता था। प्रिंस पास और वेथ के बीच उस लंबे और सुनसान रास्तों को पार करते हुए उस घोड़े ने दम तोड़ दिया था। उस वक्त एग उस घोड़े की पीठ पर सवार था। अचानक उसके आगे के पैर मुड़ गए। वह घुटनों के बल गिरा, करवट ली और मर गया। उसकी लाश गड्ढे के पास ही पड़ी थी। शरीर अब अकड़ने लगा था और जल्द ही उसमें से बदबू आने वाली थी। डंक कब्र खोदते खोदते रो रहा था, जिसे देखकर डॉर्निश नाइट मजे ले रहे थे। एक ने कहा, इस तपते रेगिस्तान में पानी बहुत कीमती है, आंसुओं को इस तरह से बर्बाद मत करो सर। दूसरा हंसते हुए बोला, रो क्यों रहे हो सर, यह सिर्फ एक मामूली घोड़ा ही तो है। डंक कब्र खोदता रहा और मन में सोचने लगा, इसका नाम चेस्टनट था। इसने सालों तक अपनी पीठ पर मेरा वजन ढोया है, ना कभी लात मारी ना कभी काटा। डॉर्निश लोगों के उस सुंदर लंबी गर्दन और लहराते बालों वाले तेज घोड़ों के सामने बेचारा चेस्टनट भले ही मामूली दिखता हो, लेकिन उसने अपनी आखिरी सांस तक डंक का साथ नहीं छोड़ा। तभी उसे सर आर्लेन की आवाज सुनाई देती है, तुम इस बूढ़े घोड़े के लिए रो रहे हो, तुम तो मेरे लिए भी नहीं रोए, जिसने तुम्हें घोड़ों की पीठ पर बैठना सिखाया था। सर आर्लेन हंसते हुए कहते हैं, तुम ही तो हो डंक द लंक लाई के कैसलवाल। और तभी एक और आवाज आती है और कहती है, उसने मेरे लिए भी कोई आंसू नहीं बहाए जबकि मैं उसका राजकुमार था और वेस्टरोस की सारी उम्मीद था, और देवताओं ने कभी नहीं चाहा था कि मैं इतनी कम उम्र में मरूं। और ये आवाज बेलोर द ब्रेक्सपियर की थी। उसके बाद एक और तीसरी आवाज डंक को सुनाई देती है, मेरे पिता केवल 39 साल के थे और उसमें एक महान राजा बनने की क्षमता थी, एगोन द कॉन्करर के बाद सबसे महान राजा। और ये आवाज प्रिंस वलार टारगेरियन की थी और उसने अपनी पर्पल आंखों से डंक को देखा और आगे कहा, देवताओं ने उन्हें क्यों छीन लिया और तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया। तब डंक जोर से चिल्लाता है और कहता है, तुम सब के सब मर चुके हो, तुम तीनों मर चुके हो, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। सर आर्लेन ऑफ पेनेट्री ठंड लगने की वजह से मरे थे। राजकुमार बेलोर द ब्रेक्सपियर अपने भाई मेकार की चोट से मरे थे और उनका बेटा वलार द ग्रेट स्प्रिंग सिकनेस की वजह से मरा था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तब हम तो डोर्न में थे, हमें पता तक नहीं चला। तब सर आर्लेन उसे कहते हैं, तुम पागल हो गए हो डंक, अगर तुम अपनी इस मूर्खता से खुद को मार लोगे तो हम तुम्हारे लिए कोई कब्र नहीं खोदेंगे और इस रेगिस्तान में इंसान को अपना पानी बचा कर रखना चाहिए। तभी राजकुमार वलार कहते हैं, चले जाओ डंकन, यहाँ से चले जाओ, बस चले जाओ। तब एक कब्र खोदने में डंक की मदद करने लगा। एक के पास कोई फावड़ा नहीं था और वह अपने हाथों से गड्ढा खोद रहा था और रेत इतनी तेजी से वापस कब्र में भर रही थी जितनी तेजी से बाहर फेंक रहा था। और डंक खुद से कहता है, मुझे इसे खोदता रहना होगा, मुझे चेस्टनट को गहराई में दफनाना होगा ताकि कोई जंगली कुत्ते इसे ना ढूंढ सके। तभी कब्र के नीचे बिल्कुल शांति से लेटे हुए बिग रोब को देखा, जिसकी पेट में गहरा घाव था और अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। वह कहता है, दूर जाओ। तब डंक रुका और रोब को घूरने लगा और कहता है, तुम तो नीचे तहखाने में सो रहे हो। और उसने मदद के लिए सर आर्लेन की ओर देखा, इन्हें बताइए सर कि वह कब्र से बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही वह सर आर्लेन की ओर देखता है तो वहां पर सर बेनिस खड़े होते हैं और सर बेनिस पागलों की तरह हंसने लगते हैं। सर बेनिस कहते हैं, डंक द लंक, पेट कटने पर मौत धीरे धीरे होती है पर होती जरूर है, और मैंने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा
जिसकी अंतड़ियां बाहर निकलने के बाद वो जिंदा बच गया हो। बेनिस के होठों पर खून के लाल बुलबुले बन रहे थे और वह मुड़ता है और उसे थूक देता है। तभी डंक देखता है कि उसके पीछे ट्रेब खड़ा है, जिसकी आंख में एक तीर घुसा हुआ है, और उसके पीछे वेटवाट खड़ा है जिसका आधा सिर कटा हुआ है, और उसके पीछे बूढ़ा लेम, लाल आंखों वाला पेट और बाकी सब खड़े थे। पहले तो डंक को लगा कि वे सब बेनिस के साथ पान चबा रहे हैं, लेकिन फिर डंक को एहसास हुआ कि उसके मुंह में से तो खून टपक रहा है। तब डंक सोचता है, क्या ये सब मर गए हैं सब के सब? तब सर बेनिस घोड़े की तरह हंसता है और कहता है, हाँ तो जल्दी काम पर लग जाओ डंक, तुम्हें और भी कब्र खोदनी है मूर्ख। 8 इनके लिए, 1 मेरे लिए, 1 उस सर यूजलेस के लिए, और हाँ 1 उस गंजे लड़के के लिए। तभी डंक के हाथ में से फावड़ा छूट जाता है और डंक जोर से चिल्लाता है, एग भागो यहाँ से, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन उसके पैरों के नीचे रेत खिसकने लगी। जब एग ने उस कब्र से बाहर निकलने की कोशिश की तो उस कब्र की दीवारें ढह गई, और डंक देखता है कि जैसे ही एग चिल्लाने के लिए मुंह खोलता है तो रेत का सैलाब उसे अपने अंदर दफन कर लेता है। और डंक लड़खड़ाते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रेत एग को चारों ओर से घेर लेती है और एग को कब्र में नीचे खींच लेती है। उसका मुंह, नाक और आंखें पूरी तरह से भर जाती है। जब सुबह हुई तो सर बेनिस ने उन लोगों को ढाल की दीवार कैसे बनाई जाती है ये सिखाना शुरू किया। बेनिस ने उन 8 लोगों को एक कतार में खड़ा किया और उनकी ढालें एक दूसरे के साथ जोड़ दी, और उनमें से भाले ढालों के बाहर निकले हुए थे। फिर डंक और एग अपने अपने घोड़े पर सवार हो गए और उन कतारों पर हमला बोल दिया। एग का घोड़ा मिस्टर भालों से 10 फुट की दूरी पर जाकर अचानक रुक गया, लेकिन थंडर वह धीरे धीरे तेजी पकड़ता हुआ दौड़ रहा था, और उनके पैरों में से मुर्गियां चीखती चिल्लाती हुई इधर उधर भाग रही थी। अपनी तरफ थंडर को आता हुआ देखकर बिग रोब ने सबसे पहले अपना भाला फेंका और वहां से भाग खड़ा हुआ, और अब ढाल की दीवार में से एक जगह खाली होगी। उस खाली जगह को भरने के बजाय बाकी लोग भी यहाँ वहां भागने लगे। उससे पहले कि डंक थंडर को रोक पाता, उसका घोड़ा फेंकी हुई ढालों को कुचलता हुआ आगे निकल गया। उनकी लकड़ियों से बनी हुई ढाल चरमरा कर टूट गई। जैसे ही मुर्गियां और वो सैनिक इधर उधर भागने लगे, तब बेनिस ने माँ बहन की गालियों की झड़ियां लगा दी। एग अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपने आप को नहीं रोक पाया और खिलखिलाकर जोर से हंस पड़ा। तब डंक थंडर को रोकते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ, अगर तुमने लड़ाई के मैदान में भी ऐसा किया तो तुम सब के सब मारे जाओगे। डंक का सिर गर्मी की वजह से भारी हो रहा था, और वह अब भी पिछली रात का वो सपना नहीं भूला था जो कभी हुआ ही नहीं था, और डंक अपने आप को यही बात समझा रहा था। यह बात बिल्कुल सच थी कि चेस्टनट वेत के लंबे और सूखे रास्तों पर मरा था, और तब डंक और एग एक ही घोड़े पर सवार होकर चले थे, जब तक एग के भाई एमोन ने उसे मिस्टर घोड़ा नहीं दे दिया। लेकिन बाकी बातें सब झूठ थी। मैं रोया नहीं, मैं रोना चाहता था पर रोया नहीं। मैं अपने घोड़े चेस्टनट को दफनाना चाहता था, लेकिन वो लोग रुकने को तैयार ही नहीं थे। तभी एक डॉर्निश नाइट ने कहा था कि रेगिस्तानी कुत्तों को अपने बच्चों को पालने के लिए खाना चाहिए। इसका मांस यह तो कुत्ते खाएंगे या फिर रेगिस्तान। 1 साल में इसकी हड्डियां घिसकर साफ हो जाएगी। ये डॉर्न है मेरे दोस्त। इसको याद करते हुए डंक सोचने लगा कि वेटवाट के मांस को कौन खाएगा। शायद चेकी वाटर के नीचे धारियां वाली मछलियां। डंक अपने घोड़े थंडर पर सवार होकर वापस आया और नीचे उतरा और अपना हेलमेट एग को देते हुए कहता है, एग सर बेनिस की मदद करो और उन सभी लोगों को यहाँ लेके आओ। और फिर डंक यूस्टेस से मिलने चले गए। तब सर यूस्टेस कहते हैं, तुमने जो किया वह ठीक नहीं था। तब डंक कहता है, नहीं महाराज, वे लोग नहीं लड़ पाएंगे। तब सर यूस्टेस कहते हैं, यह उनका पहला मौका था। जब उनके बाप और भाइयों ने ट्रेनिंग शुरू की थी तो वो भी इतने ही बुरे थे। मेरे बेटों के साथ उन्होंने काम किया था। जब हम राजा की मदद के लिए गए थे तो मेरे बेटों ने उन्हें 2 सप्ताह में उन किसानों को सैनिक बना दिया था। तब डंक पूछता है कि महाराज, जब युद्ध हुआ तब क्या हुआ था? उसमें से कितने लोग वापस आए? तब सर यूस्टेस कहते हैं, लेम, पेट और डेक, ये तीनों हमारे साथ आए थे, और इनमें से डेक हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम करता। वह एक बेहतरीन खोजी था और उसने हमें कभी भी
खाली पेट मार्च नहीं करने दिया। तुम्हें इन्हें सिखाने में 2 हफ्ता से ज्यादा लगेगा। तब डंक कहता है, महाराज, वह लेडी रोहान कल तक अपने सैनिकों के साथ यहाँ पर पहुँच सकती है। ये लड़के अच्छे हैं, लेकिन अगर कोल्डमाउंट के नाइट से भिड़े तो वह जल्द ही मारे जाएंगे। कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। तब सर यूस्टेस कहते हैं, कोई और रास्ता? मुझे लॉर्ड रेवन से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, पर मुझे याद आ रहा है कि पुराने दिनों में जब यहाँ पर हरे राजाओं का राज था, तब अगर किसी के जानवर या किसान को मार देते थे तो उसकी कीमत खून से चुकाकर मामला सुलझा सकते थे। डंक कहता है, ब्लड प्राइज, और डंक को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तब सर यूस्टेस कहते हैं, तुमने ही तो कहा था कि कोई और रास्ता ढूंढो। तब बेनिस कहता है, मैंने कुछ सिक्के बचा कर रखे हैं और उस आदमी के गाल पर बस हल्की सी खरोंच आई थी। मैं उसको 1 सिल्वर स्टेक दे सकता हूँ और लेडी रोहाना को 3 सिल्वर स्टेक दे सकता हूँ, और मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं ऐसा करूंगा भी, बस एक शर्त पर कि वह उस बांध को यहाँ से हटा ले। तब सर यूस्टेस कहते हैं, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा सकता, और कोल्डमाउंट के महल में तो बिल्कुल भी नहीं। वह महल कभी हमारा हुआ करता था। क्या तुम्हें पता है सर डंकन? तब डंक कहता है, हाँ महाराज, सैम स्टूप ने मुझे बताया था। फिर सर यूस्टेस कहते हैं, कॉन्क्वेस्ट से 1000 साल पहले हम नॉर्थ मार्च के मार्शल हुआ करते थे और 20 लॉर्डलिंग हमारे वफादार थे और 100 नाइट ने हमारी सेवा की थी। तब हमारे पास 4 महल थे और पहाड़ियों पर दुश्मनों की चेतावनी देने के लिए वॉच टावर बनाए गए थे, और कोल्डमाउंट हमारी सबसे बड़ी रियासत थी। उसे लॉर्ड परविन ओसग्रे ने बनवाया था। लोग उसे परविन द प्राउड के नाम से बुलाते थे। फील्ड ऑफ फायर की लड़ाई के बाद हाई गार्डन की सतह उनके हाथ से निकलकर उनके स्टूवर्ड्स के पास चली गई और ओसग्रे खानदान छोटा और कमजोर होता गया। वह टवास एगोन का बेटा किंग मेकार था, जिसने हमसे कोल्डमाउंट का किला छीन लिया क्योंकि लॉर्ड ओरमाउंड ओसग्रे ने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। और ये बोलते बोलते सर यूस्टेस का गला भर आया और वो आगे कहते हैं, कोल्डमाउंट किले के दरवाजे पर आज भी एक चेकीलोइन खुदा हुआ है। मेरे पिता ने मुझे यह दिखाया था जब मैं पहली बार पुराने रेनॉल्ड वेबर से मिलने गया था। मैंने इसे अपने बेटों को बारी बारी से ये दिखाया था। एडम ने कोल्डमाउंट में एक स्क्वायर के रूप में काम किया और वहां पर लॉर्ड वाइमन की बेटी से एक तरफा प्यार कर बैठा। इसलिए सर्दियों के एक दिन में मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और लॉर्ड वाइमन के पास शादी का प्रस्ताव लेके गया और उन्होंने मुझे बड़ी शालीनता से मना कर दिया। और फिर जब मैं वहां से निकल रहा था तब मैंने उसे और सर लुकास इंचफील्ड के साथ हंसते हुए देखा। उसके बाद मैं कभी कोल्डमाउंट किले में नहीं गया, सिवाय एक बार के जब लेडी बेबर के आदमियों ने मेरे एक आदमी को उठा ले गया और उस बेचारे लेम को खाई में ढूंढने के लिए कहा। तब डंक टोकते हुए कहता है, डेक महाराज, बेनिस ने बताया था कि उसका नाम डेक था। तब सर यूस्टेस कहते हैं, डेक, मैंने भी तो वही कहा। वह एक वफादार आदमी था। युद्ध के दौरान वह हमारे लिए खाने का इंतजाम करता और उसकी वजह से हम कभी भी भूखे पेट नहीं रहे। जब सर लुकास इंचफील्ड ने मुझे बताया था कि बेचारे डेक के साथ क्या किया गया, तो मैंने एक कसम खाई कि मैं उस कोल्डमाउंट महल में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगा। जब तक कि मैं उसे जीत ना लूं, तो मैं वहां नहीं जा सकता, चाहे ब्लड प्राइज की कीमत चुकाने के लिए, चाहे किसी और वजह से। तब डंक कहता है, मैं समझ गया महाराज, मैं जा सकता हूँ और मैंने ऐसी कोई कसम नहीं खाई है। तब सर यूस्टेस कहते हैं, तुम एक अच्छे इंसान हो सर डंकन, एक बहादुर और सच्चे नाइट। काश देवताओं ने मेरी बेटी एलिसाने को जिंदा रखा होता तो मैं उसकी शादी तुम्हारे जैसे इंसान से करवाना चाहता था। डंक शर्म से लाल हो गया और कहता है, मैं लेडी वेबर को आपकी ये ब्लड प्राइज के बारे में बता दूंगा और आपने बेनिस को डेक जैसे अंजाम भुगतने से बचा लिया। तब सर यूस्टेस कहते हैं, मैं इंसानों को परखने में गलती नहीं करता और तुम्हें देखकर लोग डर जाएंगे। जब वह लेडी वेबर देखेगी कि स्टैंडफास्ट के पास तुम्हारे जैसा चैंपियन है, तो वह उस बांध को खुद ही हटा लेगी। तब डंक अपने घुटने पर बैठ जाता है और कहता है, मैं कल सुबह जाऊंगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। डंक एग से कहता है, मुझे एक और बार नहाना है। तब एग ने निराश होकर कहा, आप कल ही तो नहाए थे। तब डंक कहता है, उसके बाद तो मैंने पूरा दिन कवच पहनकर बिताया है और मैं पसीने से लथपथ हूँ। तुम अपना मुंह बंद रखो और केतली में पानी भरो। तब एग कहता है, आप उस रात भी नहाए थे जब सर यूस्टेस ने हमें काम पर रखा था, और कल रात भी नहाए थे, और अब फिर से यह तीसरी बार हो गया। तब डंक कहता है, कल मुझे एक ऊंचे खानदान की महिला से मिलने जाना है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके सामने बेनिस जैसी बदबू लेकर जाऊं? तब एग कहता है, अगर बेनिस जैसी बदबू चाहिए तो आपके मेरे घोड़े मिस्टर की गंदगी के टब में नहाना पड़ेगा। फिर एक केतली में पानी भरने लगा
और आगे कहता है, सैम स्टूप का कहना है कोल्ड माउंट का किलेदार लुकास इंचफील्ड आपके जितना ही लंबा है। उसकी लंबाई की वजह से उसे लॉन्ग इंच कहते हैं। क्या आपको लगता है कि वह आपसे बड़ा होगा सर डंकन? तब डंक कहता है, शायद नहीं, क्योंकि डंक को अपने जितना लंबा व्यक्ति देखे हुए वर्षों बीत गए थे। तब एग कहता है, क्या आप उनसे लड़ेंगे सर डंकन? डंक ने कहा, नहीं। डंक ने चाहा काश बात लड़ाई तक होती। लड़ाई में डंक शायद दुनिया का सबसे महान योद्धा ना हो, पर उसकी लंबाई और ताकत बहुत सारी कमियों को पूरा कर देती थी, लेकिन उसके दिमाग की चतुराई को नहीं, और वह शब्दों के इस्तेमाल में अच्छा नहीं था। महिलाओं से बात करने में तो वह और भी बुरा था। डंक को लुकास लॉन्गिंच से इतना डर नहीं लग रहा था जितना कि रेड विडो से बात करने के ख्याल से लग रहा था। फिर डंक कहता है, मैं तो बस उस रेड विडो से बात करने जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तब एग कहता है, तो सर डंकन आप उनसे क्या कहेंगे? तब डंक कहता है, यही कि उन्हें बांध हटाना होगा और हमें हमारा पानी वापस लौटाना होगा, अगर आपकी कृपा हो तो। सर यूस्टस नहीं चाहते कि वो भीख मांगे, बस मैं तुमसे इस बात की रिक्वेस्ट करने आया हूँ, और क्या कहूँगा। और फिर डंक और एग टब में पानी डालने लगे और डंक ने इस बात को स्वीकार किया, मुझे नहीं पता कि ऊंचे खानदान की महिलाओं से कैसे बात की जाती है। डॉर्न में हम दोनों लगभग मारे ही गए होते क्योंकि मैंने लेडी वेथ के साथ सही तरीके से बात नहीं की थी। तब एग कहता है, लेडी वेथ तो पागल थी, लेकिन आप थोड़े और शालीन हो सकते थे। महिलाओं को शालीनता बहुत पसंद होती है। अगर आप रेड विडो को वैसे ही बचाते जैसे आपने उस कठपुतली वाली लड़की को एरियन से बचाया था। तब डंक कहता है, एरियन तो अभी लीस में है और उस रेड विडो को अभी बचाव के लिए कोई जरूरत नहीं है, और उसका नाम टेंसल टूटाल था, लेकिन वह मेरे लिए बहुत लंबी नहीं थी। तब एग कहता है, खैर कोई बात नहीं, पर कुछ नाइट अपनी महिलाओं के लिए वीरता के गीत गाते हैं या उनके लिए साज बजाते हैं। तब डंक कहता है, मेरे पास तो कोई साज नहीं है, और उस रात जब मैंने फ्लैंकी टाउन में बहुत ज्यादा पी ली थी तब तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं कीचड़ में फंसे हुए बैल की तरह गाता हूँ। तब एग कहता है, मैं भूल गया था सर, मुझे माफ करना। तब डंक कहता है कि तुम कैसे भूल सकते हो। तब एक मासूमियत से कहता है, सर आपने ही तो कहा था कि इस बात को भूल जाना। अगर अगली बार मैं इस बात का जिक्र करूंगा तो आप मेरे कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ लगा देंगे। गाना बजाना तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर डंक की आवाज अच्छी भी होती तो भी नहीं। और डंक को सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा था, बेयर बेयर द मेडन फेयर। डंक जानता था ये गाना लेडी वेबर को मनाने के लिए काम में नहीं आएगा। तब एक कुएं में से पानी निकालते हुए बोला, सर डंकन, अच्छा होगा कि आप कोल्ड माउंट में कुछ भी ना खाए पिए, क्योंकि रेड विडो ने अपने सभी पतियों को जहर दे दिया था। तब डंक कहता है, मैं उससे शादी नहीं करने वाला, वह एक ऊंचे खानदान की महिला है और मैं ठहरा फ्लिया बॉटम का एक मामूली हेजनाइट। यह तुम्हें याद है ना? वैसे उसके कितने पति थे, क्या तुम्हें पता है एग? तब एग कहता है, उसके 4 पति थे, लेकिन उसको एक भी बच्चा नहीं था। जब भी बच्चे को जन्म देने वाली होती तो रात में एक डेमन आके उसे ले जाता। सैम स्टूप की पत्नी का कहना है कि वे अपने बच्चे को लॉर्ड ऑफ द 7 हेल को दे देती है ताकि वो उसे काला जादू सिखा सके। तब डंक कहता है, ऊंचे खानदानों की महिलाएं जादू टोने के चक्कर में नहीं पड़ती, वे तो नाचती है, गाती है या फिर बुनाई करती है। तब ए कहता है, हो सकता है कि वो डेमन के साथ नाचती हो और कढ़ाई के और बुनाई के मंत्र बुनती हो, और आपको कैसे पता कि ऊंचे खानदान की महिलाएं क्या करती है और क्या नहीं? आपने तो लेडी वेथ के अलावा किसी और को नहीं देखा। तब डंक कहता है, हो सकता है कि मैं ऐसे ऊंचे खानदान की महिलाओं को नहीं जानता हूँ, पर मैं एक ऐसे लड़के को जरूर जानता हूँ जो कान के नीचे थप्पड़ खाने का काम कर रहा है। और तुम तो रानियों और राजकुमारियों को जानते हो, क्या वे डेमन के साथ नाचती थी और काला जादू करती थी? तब ए कहता है, लेडी सेरा करती थी, वह ब्लड रेवन की प्रेमिका थी। वह अपने आप को खूबसूरत और जवान रखने के लिए खून से नहाती थी, और एक बार तो मेरी बहन रह ने मेरे पीने के पानी में लव पोशन यानी कि प्रेम औषधि मिला दी थी ताकि मैं उसकी जगह पर अपनी दूसरी बहन डेला से शादी ना कर लूं। और एग ने इस बात को इतने सहज तरीके से कहा जैसे कि भाई बहन में शादी होना एक आम बात हो। डंक ने सोचा उसके लिए है भी, क्योंकि टारगेरियन वंश के लोग ड्रैगन के खून को शुद्ध रखने के लिए हजारों सालों से अपने भाई बहन में शादी करते आ रहे थे। हालांकि आखिरी असली ड्रैगन डंक के जन्म से पहले ही मर चुका था,
पर अब भी ड्रैगन राजाओं यानी कि टारगेरियन राज कर रहे थे। शायद उनके देवताओं को उन्हें अपनी बहनों से शादी करने पर कोई एतराज नहीं है। फिर डंक ने पूछा, क्या उस प्रेम औषधि ने अपना काम किया? तब एग कहता है, वह कर जाती, लेकिन मैंने उसे थूक दिया और मुझे पत्नी नहीं चाहिए। मैं किंग्सगार्ड का एक नाइट बनना चाहता हूँ और केवल राजा की रक्षा करना चाहता हूँ। किंग्सगार्ड कभी भी शादी न करने की शपथ लेते हैं। तब डंक कहता है, यह एक नेक विचार है, पर जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हें लगेगा कि व्हाइट क्लॉक पहनने से बेहतर है कि किसी लड़की के साथ रहा जाए। डंक उस टांसेल के बारे में सोच रहा था जो कि एस्फोर्ड मीडो में उसे देखकर मुस्कुराई थी। और डंक कहता है, सर यूस्टेस ने भी तो कहा था कि मैं वैसा इंसान हूँ जिससे वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था। उसका नाम एलिसाने था। तब एक कहता है, पर वह तो मर चुकी है सर डंकन। तब डंक कहता है, हाँ मुझे पता है वह मर चुकी है, पर उन्होंने कहा था अगर वह जिंदा होती तो वह उसकी शादी उससे करवाता या फिर मुझ जैसे इंसान से। पहले कभी किसी लॉर्ड ने मुझे अपनी बेटी का हाथ नहीं सौंपा। तब एक कहता है, अपनी मरी हुई बेटी का हाथ? पुराने जमाने में ओस्कुरे बड़े लौट रहे थे, पर अब तो सर यूस्टेस एक लैंडर्ड नाइट ही है। तब डंक कहता है, मुझे पता है कि सर यूस्टेस क्या है। क्या तुम कान के नीचे थप्पड़ खाना चाहते हो? तब एग कहता है, मैं पत्नी की बजाय एक थप्पड़ खाना ज्यादा पसंद करूंगा, खासकर एक मरी हुई पत्नी से। तब डंक कहता है, मैं कोल्डमाउंट किले में जाते समय अपना डोर्निस कुर्ता पहनूंगा। वह रेशम का है और उस पर एलम का पेड़ और टूटता तारा भी बना हुआ है। तब एग कहता है, अगर आप इसे कोल्डमाउंट जाते हुए पहनोगे तो यह रास्ते में पसीने से लथपथ हो जाएगा, और यह पहने रहिए जो आज पहना है। मैं दूसरे बाल अपने साथ ले लूंगा और जब हम किले में पहुंचेंगे तो वहां पर इसको बदल लेंगे। डंक कहता है, किले में पहुंचने से पहले पुल पर कपड़े बदलते हुए मैं मूर्ख लगूंगा, और तुमसे ये किसने कह दिया कि तुम मेरे साथ जा रहे हो? तब एक कहता है, एक नाइट के साथ अगर स्क्वायर हो तो वह नाइट ज्यादा प्रभावी दिखता है। एग ने किंग्स लैंडिंग में 2 साल तक डंक की सेवा की थी, लेकिन फिर भी डंक उसे खतरे में डालने से हिचकिचा रहा था और उसे अंदाजा नहीं था कि कोल्डमाउंट में उसके साथ क्या होने वाला है। अगर वह रेड विडो उतनी ही खतरनाक है जितना लोग कह रहे हैं, तो उसका अंजाम भी सड़क पर उस क्रो केज पिंजरे में रखे उन दोनों आदमियों की तरह होगा। और डंक कहता है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो और तुम बेनिस की मदद करोगे। तुम ऐसी शक्ल मत दिखाओ, अब जाकर सो जाओ और मुझे नहाने दो। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रहे हो, बस बात खत्म। और ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।